देखो, कार्बन नंबर 1 ऑफ शुगर इज लिंक्ड टू नाइट्रोजनस बेस। जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलके बना था। पहला शुगर, पहला क्या था? शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। अब जो शुगर का कार्बन नंबर 1 होगा ना, वो जुड़ा होगा नाइट्रोजनस बेस से। किससे जुड़ा होगा? नाइट्रोजनस बेस से। अब नाइट्रोजनस बेस हमारे 2 टाइप के थे, एक प्यूरिन और एक पायरिमिडीन। तो इन नाइट्रोजनस बेस में अगर तुम्हारा बेस प्यूरिन है, बेस क्या है? प्यूरिन, तो ये शुगर जुड़ेगा नाइट्रोजनस बेस के 9th नंबर वाले नाइट्रोजन से। किससे जुड़ेगा? उस नाइट्रोजन से जो कौन से नंबर पे है? 9th पे। पर पायरिमिडीन में तो 9th पे नाइट्रोजन था ही नहीं, पायरिमिडीन में तो बस फर्स्ट और थर्ड पे था नाइट्रोजन। तो अगर नाइट्रोजनस बेस पायरिमिडीन है तो ये शुगर का कार्बन नंबर 1 उसके उस नाइट्रोजन से जुड़ेगा जो है फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, तो अगर शुगर का स्ट्रक्चर हम देखें, शुगर में कार्बन नंबर 1 याद है कहां पे था? है ना? शुगर कौन सी लेके चल रहे हैं हम? राइबोज शुगर। शुगर कौन सी है? राइबोज शुगर है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है राइबोज शुगर का, है याद? अब राइबोज शुगर में ये है कार्बन नंबर 1। अब कार्बन नंबर 1 तुम्हारा जुड़ा होगा किसके साथ? नाइट्रोजनस बेस के साथ। अगर ये नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन है, प्यूरिन नाम छोटा, स्ट्रक्चर बड़ा, तो इसका नाइट्रोजन नंबर कौन सा? 9। उस नाइट्रोजन नंबर 9 के साथ जुड़ा होगा ये कार्बन नंबर 1। अगर तुम्हारा बेस है पायरिमिडीन, नाम बड़ा, स्ट्रक्चर छोटा, तो इसका नाइट्रोजन नंबर 1, इसके साथ जुड़ा होगा कार्बन नंबर 1 ऑफ शुगर। अब जो ये नाइट्रोजनस बेस है और जो शुगर है, इनके बीच में एक बना है बॉन्ड, और बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बॉन्ड का नाम क्या है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है? शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस का नाइट्रोजन नंबर 1 होगा अगर नाइट्रोजनस बेस है पैरिमिडीन, और नाइट्रोजन नंबर 9 होगा अगर वो है प्यूरिन। ठीक है, बॉन्ड कौन सा बन गया? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब शुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़े हैं। अब तक हमने किस किस को जोड़ा है? सिर्फ शुगर को और नाइट्रोजनस बेस को। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। अब नाइट्रोजनस बेस था और शुगर था, इसमें अगर तुम फॉस्फेट और जोड़ दो तो बनेगा तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुगर और नाइट्रोजनस बेस है अगर सिर्फ इधर वाले दोनों स्ट्रक्चर, तो होगा न्यूक्लियोसाइड। अगर उसी में तुमने फॉस्फेट और जोड़ दिया तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। तो हम यूं भी तो बोल सकते हैं ना, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। अब फॉस्फोरिक एसिड यानी जो फॉस्फेट ग्रुप है वो जुड़ेगा कार्बन नंबर 5 से। ठीक है, तो शुगर के कार्बन नंबर 1 से जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस और कार्बन नंबर 5 से जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम है फॉस्फोएस्टर लिंकेज। नाम क्या है? तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ते होगे, जहां पे भी वाटर निकलता है ना तो ज्यादातर कौन सा बॉन्ड बनता है? एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? एस्टर बॉन्ड। तो देखो ये हमारी शुगर थी, शुगर के कार्बन नंबर 1 से तो जुड़ेगा नाइट्रोजनस बेस, बॉन्ड कौन सा बना? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये शुगर है, शुगर का ये है कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5। देखो 1 2 3 4 और ये कार्बन नंबर 5। अब कार्बन नंबर 5 पे हमें पता होता है CH2OH, और यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर याद है कल बताया था। अब यहाँ से निकलेगा OH और इधर से निकलेगा H, तो क्या निकल गया? एक वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल अगर निकल गया तो यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बनेगा? एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? एस्टर बॉन्ड, है ना। और फॉस्फेट के साथ बना है तो बॉन्ड का नाम है फॉस्फोएस्टर लिंकेज या फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया, देखो अगर शुगर और नाइट्रोजनस बेस है तो स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। फॉस्फेट और जोड़ दिया तो ये पूरा बन गया न्यूक्लियो। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसके नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड रख दो तो बनेगा डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा? उसके नीचे और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड रख दिए तो बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड। क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या आता है हमारे पास? RNA और DNA। ठीक है, तो अब हमें बनाना है डाई न्यूक्लियोटाइड। इन द फॉर्मेशन ऑफ गैरी और वो नहीं आए सर भाविन,
भाविन, हाँ। अब डाइन्यूक्लियोटाइड कैसे बनाएंगे? इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज लिंक्ड टू 2 शुगर मॉलिक्यूल्स एट कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5। यहाँ पे क्या होगा कि फॉस्फोरिक एसिड का तो एक ही मॉलिक्यूल लेना है और वो एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ होगा, कार्बन नंबर 3 पे और कार्बन नंबर 5। देखो यहां से समझो, ये क्या था? हमारा एक न्यूक्लियोटाइड था। न्यूक्लियोटाइड में कार्बन नंबर 5 से क्या जुड़ा था? फॉस्फेट जुड़ा था। अब नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड लेके चलो। न्यूक्लियोटाइड मतलब शुगर, उससे जुड़ा होगा नाइट्रोजनस बेस। कौन से कार्बन पे? फर्स्ट पे। यहाँ पे इसके साथ कार्बन नंबर 5 पे जुड़ा होगा एक फॉस्फेट ग्रुप। यहां से एक वाटर निकला, वाटर निकला तो लिंकेज कौन सी बनी? फॉस्फोएस्टर लिंकेज। अब जो ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड है उसका ले लो कार्बन नंबर 3। कौन सा कार्बन? थर्ड कार्बन। और इसका जो है, इसका है कार्बन नंबर 5, इसका कार्बन नंबर 5, उसका कार्बन नंबर 3। दोनों आपस में एक ही फॉस्फेट मॉलिक्यूल से जुड़ेंगे। ठीक है, किससे जुड़ेंगे? एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल से। यहां भी वाटर निकलेगा और यहां भी वाटर निकलेगा, तो कितने वाटर निकल गए? 2। कितने वाटर निकल गए? 2। तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या बन गया? डाई एस्टर लिंकेज। क्या बन गई? डाई एस्टर लिंकेज। अब कार्बन नंबर जरूर याद रखना, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 जुड़ा है किससे? नाइट्रोजनस बेस से। यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा है कार्बन नंबर 5 से। और जो 2 न्यूक्लियोटाइड हैं, नीचे वाले का तो कार्बन नंबर 5, ऊपर वाले का कार्बन नंबर 3, दोनों एक ही फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल से जुड़े होंगे। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। यहाँ पे बॉन्ड का नाम क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है तो फॉस्फोएस्टर। तो कार्बन नंबर 5 और फॉस्फेट के बीच में बना फॉस्फोएस्टर लिंकेज। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बना फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। कौन सा बना? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बना। ठीक है, अब डाइन्यूक्लियोटाइड बन गया हमारा। डाइन्यूक्लियोटाइड क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 2। अब तुम देख के बताओ, ये जो डाइन्यूक्लियोटाइड तुम्हें दिख रहा है, इसमें तुम्हें कौन सा ग्रुप फ्री दिख रहा है? फॉस्फेट या OH? ऊपर फॉस्फेट। कौन सा ग्रुप फ्री है? फॉस्फेट। और कौन से कार्बन पे? 5th कार्बन पे। कौन से कार्बन पे? 5th। इसीलिए हम बोलते हैं 5 प्राइम फॉस्फेट। 5 प्राइम एंड पे क्या फ्री होता है? फॉस्फेट। देखा था ना हमने मॉलिक्यूलर बेसिस में, 5 प्राइम एंड पे क्या फ्री होगा? फॉस्फेट। और ये वाला देखो, इसी तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड देखेंगे अगर, तो क्या ये OH किसी से जुड़ा होगा? सबसे नीचे वाले का OH नहीं जुड़ा होगा ना किसी से। बीच वालों में सबका OH जुड़ा होगा, पर सबसे नीचे वाले का OH तो फ्री होगा। तो और वो OH कौन से कार्बन पे है? 3rd कार्बन पे। तो हम बोलते हैं कि 5th कार्बन पे तो होता है फॉस्फेट ग्रुप फ्री और 3rd कार्बन पे होता है OH ग्रुप फ्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए डायरेक्शन हम क्या लिखते हैं? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम मतलब 5th कार्बन पे फॉस्फेट फ्री है और 3 प्राइम मतलब 3rd कार्बन पे OH फ्री है। ठीक है, अब देखो, बोथ RNA एंड DNA आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। चाहे RNA हो चाहे DNA, वो क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है उनके अंदर। RNA के अंदर कितने स्ट्रैंड होंगे? सिंगल स्ट्रैंड। DNA में कितने स्ट्रैंड होंगे? डबल स्ट्रैंड होंगे। इन DNA 2 polynucleotide strands are linked by hydrogen bond which is formed between nitrogenous bases। होगा क्या? ये है तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में ये है तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस। अब इसी तरीके से इधर भी न्यूक्लियोटाइड होंगे बहुत सारे, उनके भी क्या लगे होंगे? नाइट्रोजनस बेस। तो वो नाइट्रोजनस बेस आपस में बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनाएंगे? देखो, ये तुम्हारा शुगर है, शुगर के साथ कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस बोलो, एडेनिन बोल लो। क्या बोलोगे? एडेनिन। यहाँ पे क्या जुड़ा है? फॉस्फेट ग्रुप 5th कार्बन के साथ। अब यहाँ भी इसी तरीके से बनाओ एक शुगर, इसमें इस तरफ लगा लो तुम फॉस्फेट ग्रुप और यहाँ पे लगा लो। आप देखो, अगर ये कार्बन नंबर 1 है तो ये कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4 और यहाँ होगा कार्बन नंबर 5, उसके साथ फॉस्फेट जुड़ा है। ठीक है, इधर से शुरू करो या इधर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमेशा ए के सामने, एडेनिन के सामने DNA में आएगा थायमीन। एडेनिन में एडेनिन के सामने क्या आएगा? T यानी थायमीन।
इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनते हैं डबल बॉन्ड। ए और टी क्या है? नाइट्रोजनस बेस। क्या है ए और टी? नाइट्रोजनस बेस। तो ये है एडेनिन और ये है थायमिन। हमेशा ए के सामने क्या आएगा? टी। अगर यहां मैं जी लेती तो जी के सामने आता सी। तो इनके बीच में बनते 3 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनते? 3। और इन बॉन्ड्स का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड्स का नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ए के सामने हमेशा क्या आएगा? टी। गांठ मान लो, ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी। बॉन्ड कितने बनेंगे जी और सी के बीच में? 3। और ए और टी के बीच में 2। और बॉन्ड्स का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। फाइव प्राइम एंड पे कौन सा ग्रुप फ्री था? फॉस्फेट ग्रुप। 3 प्राइम एंड पे कौन सा ग्रुप फ्री था? OH ग्रुप फ्री था। ठीक है। अब जो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के वो एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल मतलब एक स्ट्रैंड अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। तो डीएनए के स्ट्रैंड्स आपस में क्या है? एंटी पैरेलल। ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड अगर हम देखें, न्यूक्लियोसाइड किस किस से मिलके बना था? सिर्फ शुगर था उसमें और नाइट्रोजनस बेस था। अब शुगर की अगर हम बात करें, राइबोज क्या है? एक शुगर। शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस जोड़ेंगे। देखो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस लिया एडेनिन, तो हमें मिला एडिनोसाइन। क्या मिला? तो क्वेश्चन यू पूछता है कि एडिनोसाइन एक न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोसाइड? क्या है ये? न्यूक्लियोसाइड। क्यों है न्यूक्लियोसाइड? क्योंकि इसमें राइबोज शुगर है और एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है। यूं भी पूछ सकता है एडिनोसाइन बताओ किस किस से मिलके बना है? तो एडेनिन और राइबोज शुगर से मिलके बना है। फिर हम बात करेंगे, शुगर है हमारी राइबोज और नाइट्रोजनस बेस है यूरेसिल। तो न्यूक्लियोसाइड क्या बनेगा? यूरिडीन। अगर राइबोज और साइटोसिन लोगे तो क्या बनेगा? साइटिडीन। अगर ग्वानिन लोगे राइबोज के साथ तो बनेगा ग्वानोसाइन। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? न्यूक्लियोसाइड के। ठीक है। यही अगर राइबोज की जगह तुम शुगर ले लो डीऑक्सीराइबोज, तो डीऑक्सीराइबोज तो डीएनए में होता है, यहाँ पे यूरेसिल तो आ नहीं सकता। क्या आएगा यहाँ पे? थायमीन आएगा। तो डीऑक्सीराइबोज एडेनिन के साथ बनाएगा डीऑक्सी एडिनोसाइन। ये भी क्या है? सारे न्यूक्लियोसाइड। फॉस्फेट तो अभी तक आया ही नहीं ना, सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस है। तो ये सारे क्या है? न्यूक्लियोसाइड। डीऑक्सीथाइमिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन एंड डीऑक्सी ग्वानोसाइन। ये सारे के सारे 6 के 6 क्या है? न्यूक्लियोसाइड। पॉज करना है मांशु पर। देखो ये ना 6 के 8 के 8 जो नाम है ये दे सकता है और पूछ सकता है कि ये न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। अब उसके बाद है न्यूक्लियोटाइड ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स। एनर्जी रिच कंपाउंड आर आल्सो नोन एज हायर न्यूक्लियोटाइड। These are single nucleotide containing more than one phosphate group. एनर्जी रिच कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके पास क्या हो? एनर्जी हो। क्या हो? जिनके पास एनर्जी। जैसे ये था शुगर, शुगर के साथ जुड़ा है एडेनिन, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? एडिनोसाइन। ये बना एक न्यूक्लियोसाइड। अब तुमने इसमें फर्स्ट फॉस्फेट लगाया, तो बॉन्ड कौन सा बना? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। नॉर्मली बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर फॉस्फेट पे चार्ज कैसा होता है? PO4 3 नेगेटिव है ना। तो फॉस्फेट पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। अब इस फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज है, अगर तुम एक और फॉस्फेट लेके आओगे तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब बॉन्ड बनाना आसान नहीं है, तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हम बाहर से एनर्जी देंगे तब बनेगा इन दोनों का बॉन्ड। यानी इस बॉन्ड में एनर्जी स्टोर है और वो एनर्जी आई है बाहर से। यानी इन दोनों के बॉन्ड में क्या स्टोर है? एनर्जी। तो हम इसको बोलते हैं एनर्जी रिच बॉन्ड। अब यहाँ पे 3 नेगेटिव इस पे, 3 नेगेटिव इस पे, तो और ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ पे एक और फॉस्फेट अगर आएगा तो उसके लिए भी हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये बॉन्ड बनेगा। तो इस बॉन्ड में भी स्टोर है एनर्जी। इसीलिए अब देखो ये क्या था? एडिनोसाइन था। एक फॉस्फेट जोड़ा एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट जोड़े एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एक और फॉस्फेट जोड़ दिया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। किसकी फॉर्म में स्टोर करता है? केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में। जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो क्या निकलेगी?
एनर्जी। इन बॉन्ड्स में क्या स्टोर है? एनर्जी स्टोर है। और जब ये टूटेंगे तो क्या निकलेगी? एनर्जी। तो जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने को हम एकदम से यूज नहीं कर लेते। खाना खाया हमने, हमारे पास आई एनर्जी, अगर वो एनर्जी यूं ही पड़ी रही तो वो तो बेकार चली जाएगी। तो वो एनर्जी जाएगी इन बॉन्ड्स में, है ना, वो एनर्जी यहाँ पे आएगी और बॉन्ड बन जाएंगे, यानी इन बॉन्ड्स में क्या स्टोर होगी? एनर्जी। फिर हमें जब भी चाहिएगा, जब भी जरूरत होगी तो ये बॉन्ड टूटेंगे, टूटेंगे तो क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो एटीपी, एएमपी, एडीपी ये सब अपने बॉन्ड्स के अंदर क्या स्टोर करते हैं? एनर्जी स्टोर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मैं बोलूं यहां से एक फॉस्फेट निकला तो तुम कहोगे एक एटीपी यूज हुआ। अगर मैं कहूं दो बॉन्ड टूटे तो तुम कहोगे दो एटीपी यूज हुए। अगर तीनों बॉन्ड टूट गए तो क्या कहोगे? तीन एटीपी यूज हुए। जितने बॉन्ड टूटते हैं उतने ही एटीपी यूज होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। अब ये देखो, न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ कोएंजाइम। कोएंजाइम इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच हेल्प द एंजाइम इन कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन। जैसे कोवर्कर होता है ना, जो साथ में काम करता है, तो इसी तरीके से कोएंजाइम क्या होंगे? एंजाइम के साथ काम करने वाले, जो उसकी केमिकल रिएक्शन होने में हेल्प करेंगे। कोएंजाइम आर डेरिवेटिव ऑफ विटामिन बी। कोएंजाइम किसके डेरिवेटिव है? विटामिन बी के डेरिवेटिव है। कोएंजाइम के दो एग्जांपल दिए हैं, एक तो एनएडी और एक एफएडी, दोनों इंपॉर्टेंट है। एनएडी होता है निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एफएडी क्या है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एनएडी क्या है? निकोटिन अमाइड एडेनिन, निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एफएडी फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब एनएडी जो है वो डेरिवेटिव होता है विटामिन बी3 का। एनएडी किसका डेरिवेटिव है? विटामिन बी3 का। अब ब्लड शुगर, ब्लड शुगर किसको बोलते हैं हम? ग्लूकोज को। ब्लड शुगर किसको बोलते हैं? ग्लूकोज को। फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर फ्रक्टोज। फ्रूट शुगर क्या होता है? फ्रक्टोज। लैक्टोज होता है मिल्क शुगर। लैक्टोज क्या होगा? मिल्क शुगर। ठीक है, तो ब्लड शुगर ग्लूकोज। अच्छा, और क्या बताया? फ्रूट शुगर फ्रक्टोज, और मिल्क शुगर, मिल्क शुगर क्या होगा? लैक्टोज। अब एक आता है ब्रेन शुगर। ब्रेन शुगर होता है गैलेक्टोज। ब्रेन शुगर क्या है? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज किस किस से मिलके बना है? गैलेक्टोज हाँ हाँ, थर्ड पे तो होता ही है हमेशा। अलग होता है। माल्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज तीनों बताए थे। एपिमर, आइसोमर, इन सब में बताए थे ना। तो गैलेक्टोज क्या है? एक मोनोसेक्राइड। गैलेक्टोज क्या है? एक मोनोसेक्राइड है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है ना, इसी तरीके से ये भी क्या है? मोनोसेक्राइड। द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर। ये तो हमने देख लिया कौन सा बॉन्ड बनता है? एस्टर बॉन्ड। एनसीईआरटी ने फॉस्फोएस्टर नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा है? एस्टर बॉन्ड। कि शुगर के बीच में और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? एस्टर। तो अगर स्टेटमेंट में सिर्फ एस्टर आए तो भी ठीक कराना, अगर फॉस्फोएस्टर आए तो भी ठीक होगा। ठीक है, किस किस के बीच में बना था ये बॉन्ड? कार्बन नंबर शुगर का कौन सा था? फिफ्थ। कौन सा था? फिफ्थ। और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो हमने डाइन्यूक्लियोटाइड बना दिया, डाइन्यूक्लियोटाइड मतलब एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ एक यहाँ, है ना, और डीएनए में क्या होगा? इधर भी न्यूक्लियोटाइड होंगे और इधर भी होंगे, और दोनों के बीच में कौन से बॉन्ड बनेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो जैसे डीएनए की हम बात करें, हमने मॉलिक्यूलर में भी देखा था कि जो शुगर है ना, और फॉस्फेट है, बीपीएस से याद किया था ना। बी मतलब बैकबोन, बी मतलब बैकबोन, पी मतलब फॉस्फेट और एस मतलब शुगर, बीपीएस। ठीक है, बी बैकबोन, पी फॉस्फेट, एस शुगर। तो बैकबोन बनती है फॉस्फेट और शुगर से। ठीक है, बच गए नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस आते इनसाइड। नाइट्रोजनस बेसिस कहाँ आएंगे? इनसाइड। जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो इधर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड मानो और इधर भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड मानो, दोनों के बीच में क्या बने? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बने थे? नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में। तो नाइट्रोजनस बेसिस तो इनसाइड आए ना, बीच में आए,
और बैकबोन किससे बनी है? शुगर और फॉस्फेट से। Nitrogenous R bases are projected more or less perpendicular to this backbone but face inside. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बैकबोन तो बनती है शुगर और फॉस्फेट से, शुगर और फॉस्फेट के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेस। कहाँ प्रेजेंट होंगे? परपेंडिकुलर प्रेजेंट होंगे नाइट्रोजनस बेस, लेकिन फेस किस तरफ करते हैं? इनसाइड, अंदर की तरफ फेस करेंगे, और एंगल कितना उनके बीच में? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब अगर डीएनए की बात करें तो एक स्ट्रैंड होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एंटी पैरेलल है दोनों स्ट्रैंड। ठीक है, अब ये बात की है डीएनए के स्ट्रक्चर की। जो सबसे कॉमन डीएनए मिलता है वो होता है बी फॉर्म। सबसे कॉमन कौन सा डीएनए मिलता है? बी फॉर्म वाला डीएनए मिलता है। अब इस डीएनए में देखो, ये गड्ढा तुम्हें छोटा दिख रहा है, बड़ा? छोटा है ना, यहाँ पे ये जो दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं माइनर ग्रूव। क्या बोलेंगे? माइनर ग्रूव, मतलब छोटा गड्ढा। और यहाँ पे बड़ा दिख रहा है ना, तो इसको बोलेंगे मेजर ग्रूव। ठीक है, तो डीएनए में बनते हैं माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव बनते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बने, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बने? नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच का डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर निकालना है तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, तो नैनोमीटर में ये होगा 0.34 नैनोमीटर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो नाइट्रोजनस बेस के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में 0.34 नैनोमीटर। अब देखो, जो डीएनए का डायमीटर होता है, डीएनए का डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए का डायमीटर कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में 2 नैनोमीटर। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना था? 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। अब एक हेलिकल टर्न, ये क्या है? टर्न हो गया ना पूरा, तो एक हेलिकल टर्न जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है। एक हेलिकल टर्न कितना लंबा होगा? 34 एंगस्ट्रॉम लंबा होगा। अगर नैनोमीटर में निकालोगे तो कितना होगा? 3.4 नैनोमीटर। तो एक हेलिकल टर्न में बेसिस कितने होंगे? एक हेलिकल टर्न में नंबर ऑफ बेसिस कितने होंगे? 10। कितने होंगे? 10। निकाल चुके ना ये मॉलिक्यूलर में। कैसे निकालेंगे? 34 को डिवाइड कर दोगे किससे? 3.4 से। 34 को 3.4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, दो नाइट्रोजनस बेस के बीच का डिस्टेंस 3.4। ठीक है, एक हेलिकल टर्न पूरा कितना लंबा? 34 एंगस्ट्रॉम लंबा। कितना लंबा? 34 एंगस्ट्रॉम लंबा। एक हेलिकल टर्न में टोटल बेसिस का नंबर कितना होगा? 10। कितना है नंबर? 10। डीएनए का डायमीटर कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने लिखी है। एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट द स्ट्रैंड टर्न्स 36 डिग्री। एसेंट का मतलब क्या होता है? जैसे हम सीढ़ियों में ऊपर चढ़ रहे हैं तो हम एसेंट कर रहे हैं ना, ऊपर जा रहे हैं। तो जैसे ये टर्न ऊपर चढ़ता है ना, तो एक टर्न लेता है, टर्न लेने के बाद हर एक टर्न 36 डिग्री का होगा। कितने का होगा? जैसे अब मैं ऊपर चढ़ रही हूँ तो साथ में मैं 36 डिग्री से घूम जाऊं। ठीक है, तो डीएनए का जो एसेंट हो रहा है, मतलब हर एक स्टेप पे जब डीएनए ऊपर जाता जा रहा है तो कितने डिग्री का टर्न ले रहा है? 36 डिग्री का। कितने का? 36 डिग्री का। बहुत इंपॉर्टेंट है। द पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर राइट हैंडेड। जो डीएनए के स्ट्रैंड्स है वो कैसे हैं? राइट हैंडेड है। बताया था ना प्रोटीन में भी, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड बोलो या क्लॉकवाइज बोलो। ठीक है, तो जो बी फॉर्म हमने पढ़ा है मोस्ट कॉमन डीएनए, वो कैसा है? राइट हैंडेड है, यानी क्लॉकवाइज टर्न है उसमें। अब आता है बेस पेयर रूल। बेस पेयर रूल दिया था एरविन चारगाफ ने। किसने दिया था? एरविन चारगाफ ने। तुम्हें तो पता है, ए के साथ हमेशा क्या जुड़ेगा? टी। जी के साथ हमेशा क्या जुड़ेगा? सी। ए और टी में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 2। जी और सी में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तुम्हें पता है ये, है ना? या फिर यूं भी बोल सकता है कि प्यूरिन हमेशा जुड़ेगा पायरिमिडीन के साथ, या पायरिमिडीन हमेशा जुड़ेंगे प्यूरिन के साथ। अगर डीएनए है तो टी आएगा और आरएनए है तो यू आएगा, है ना? हमेशा ए के साथ टी जुड़ता है, पर आरएनए में तो दूसरा स्ट्रैंड होता ही नहीं होता ना। आरएनए तो क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, अब एडेनिन पेयर्स विद थायमीन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी और सी के बीच में बनेंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ए की जगह टी लिख सकते हैं, टी की जगह ए, तो ए और टी का रेशियो क्या होगा?
1, जी और सी का रेशो भी क्या होगा 1। अब एरविन चारागाफ ने एक और बात बताई थी कि a प्लस जी बाय सी प्लस टी इज इक्वल्स टू 1। क्या होगा a प्लस जी बाय सी प्लस टी इज इक्वल्स टू 1। देखो एडेनिन और ग्वानिन एक साथ पढ़ते हैं ना, तो एडेनिन और ग्वानिन को जोड़ दो और नीचे साइटोसिन और थायमिन को, तो क्या होगा हमेशा a प्लस जी बाय सी प्लस टी इज इक्वल्स टू 1। अब उल्टा कर देगा, यहाँ a टी दे देगा, यहाँ c जी दे देगा, तो ऐसे नहीं हो सकता। क्या आएगा a प्लस जी बाय सी प्लस टी, मतलब कि प्यूरिन बाय पैरिमिडीन का रेशो क्या होगा 1। प्यूरिन बाय पैरिमिडीन का रेशो 1। जितने भी प्यूरिन है बाय में जितने भी पैरिमिडीन उनका रेशो 1, ध्यान रखना इसको। लेकिन यू नहीं लिख सकते a प्लस टी बाय सी प्लस जी 1 के इक्वल नहीं होगा। हालांकि ये रेशो अलग अलग स्पीशीज के लिए अलग अलग होता है, पर ये रेशो कभी भी 1 नहीं होगा। a प्लस टी बाय सी प्लस जी, ह्यूमन बींग्स के अंदर a प्लस टी बाय सी प्लस जी होता है 1.33, ठीक है, एक्स्ट्रा ये। अब ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ने दिया, ध्यान से देखो। देखो ये क्या है, शुगर कौन सी है, ये सिर्फ शुगर दे के भी पूछता है। शुगर कौन सी है, राइबोज शुगर है। अगर यहाँ पे एक ओ ना होता तो शुगर कौन सी होती, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज क्यों नहीं लिखी, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस क्या लिया है, यूरासिल, और यूरासिल डीएनए में नहीं होता। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है ना, तो हमने राइबोज शुगर ली, राइबोज शुगर पे यूरासिल जोड़ा है। शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है, तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड का नाम है यूरिडीन। क्या है नाम, यूरिडीन। तो यूरिडीन एक न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लियोटाइड, साइड। क्या न्यूक्लियोसाइड। यूरिडीन किस किस से मिलके बना है, शुगर कौन सी है, राइबोज, शुगर राइबोज, और नाइट्रोजनस बेस यूरासिल। अब आगे एनसीईआरटी ने दिखाया एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड मतलब शुगर कौन सी है, राइबोज। शुगर कौन सी है, राइबोज। 3 प्राइम पे OH, सेकंड पे OH है ना। नाइट्रोजनस बेस कौन सा है, एडेनिन। ये तो हो गया न्यूक्लियोसाइड। अगर ये फॉस्फेट ना लगा होता तो इसका नाम क्या होता, एडिनोसाइन। अब फॉस्फेट और लगा दिया तो नाम क्या हो गया, एडिनाइलिक एसिड। तो एडिनाइलिक एसिड है एक न्यूक्लियोटाइड। एडिनाइलिक एसिड क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने दिया, इंपॉर्टेंट है। अब आगे एनसीईआरटी लिखती है न्यूक्लिक एसिड्स एग्जिबिट ए वाइड वेराइटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड्स में बनते हैं बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या बनते हैं, बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो यू पूछेगा क्या न्यूक्लिक एसिड में सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉसिबल है पॉसिबल। अब उसके बाद आते हैं वॉटसन एंड क्रिक भाई साहब। इन्होंने दिया था डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। क्या दिया था, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। इन्होंने बताया कि डीएनए एक डबल हेलिक्स की फॉर्म में मिलता है। टॉक्ड अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये बात इंपॉर्टेंट है। हमें ये तो पता है कि वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा, डबल हेलिक्स होगा। लेकिन उन्होंने कौन से स्ट्रक्चर की बात की थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कौन से स्ट्रक्चर की बात की थी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात की थी वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल इज ऑल्सो नोन एज डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल का एक और नाम क्या है, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, पॉज करो एक बार।